Hello students, this side Talat and I welcome you all to our online learning platform. Today I have taken chapter 2 of geography and that is natural resources, land, soil and water. And in previous lesson we have already learnt about natural resources like land, soil and water. इन तीनों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं that these are important natural resources. और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं मीन्स वी पीपल, हम लोग एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन तीनों के सर्वाइवल के लिए ये तीनों रिसोर्सेज लैंड, सॉइल एंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थ्री. इन तीनों के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्स इज दैट द अर्थ विच वी आर लिविंग ऑन. लैंड रिसोर्स वो जगह है जहां पर हम रह रहे हैं. और आपको पता है कि जो हमारी अर्थ सरफेस पर जो लैंड है यानी हमारी जो जमीन है दैट इज ओनली 29%. ये सिर्फ हमारी अर्थ सरफेस पर 29% ही हमारी लैंड कवर करती है. सो व्हाट इज रेस्ट? बाकी क्या है? सो वी ऑलरेडी नो दैट 70% जो हमारा अर्थ सरफेस का पार्ट है दैट कवर्स ओशंस. यानी ओशंस हमारे 79% को कवर करते हैं और बाकी 29% हमारा जो है कॉन्टिनेंटल पार्ट है. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वहां की जो लैंड है दैट इज 29%. तो हमारा लैंड रिसोर्स कितना है? सिर्फ 29% है पूरे अर्थ सरफेस पर. 71% हमारा ओशंस है, पानी है. एंड ये जो लैंड सरफेस है यानी जो हमारी जमीन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. ये हमारी नेचर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट है. और ये एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसी चीज है जिससे ह्यूमन बींग्स अपनी सारी नीड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. लेकिन जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर सारे जो पार्ट्स हैं वो यूजफुल और हैबिटेबल नहीं है. मीन्स अगर आप बात करें कि अगर आपको एक घर लेना हो, इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ होम, अ हाउस, एक जमीन लेनी है जहां पर आपको घर बनाना है या जहां पर आपको एक इंडस्ट्री बनानी है, तो बिना सोचे समझे आप तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. फर्स्ट यू विल गो अबाउट कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, कितनी दूर आपके हॉस्पिटल्स हैं, कितनी दूर स्कूल्स हैं, ऑफिस जाने के लिए क्या लेना होगा, कैसे पहुंचेंगे. तो बिफोर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो उसी तरह से जो रहने के लिए लोग सोचते हैं कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ इंडस्ट्रीज लगानी है, उन सब के लिए भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हमारे अर्थ सरफेस पर जो 90% पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन हमारी अर्थ सरफेस के सिर्फ 30% लैंड को यूज कर रही है. क्यों? क्योंकि सारी जगह, सारा अर्थ सरफेस के सारा जो लैंड पार्ट है वो ना तो यूजफुल है ना ही हैबिटेबल है. वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन अगर 30% जगह पर रह रही है तो क्यों रह रही है? बिकॉज द रीजंस आर जो हमारे स्टीप स्लोप्स हैं यानी इतने जो स्लोप्स वाली जगह है, जो मार्श लैंड है, दलदली है, या वो एरियाज जहां पर डेजर्ट्स हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या तो बहुत ठंड है या तो बहुत गर्मी है. जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठंडा या बहुत गर्म है, या बहुत थिक फॉरेस्ट है, बड़े घने जंगल हैं जो एक्सेसिबल ही नहीं है, जहां पहुंच ही नहीं सकते. तो जनरली जो ऐसी जगह है ये अनइनहेबिटेड है. यहाँ पर या तो लोग नहीं रहते हैं या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम लोग रहते हैं. तो कह सकते हैं वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन 30% जगह पर रहती है. इसका बिल्कुल उल्टा अगर इसके कंट्रास्ट में जाएं आप तो प्लेन्स, जैसे हम जहां पर रह रहे हैं दीज आर प्लेन्स. तो प्लेन्स या रिवर वैलीज जहां पर हमारे रहने के लिए सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फेवरेबल फैक्टर्स हैं. फेवरेबल फैक्टर्स क्या? चाहे हमारे रहने के लिए या हमारी फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, अगर इस तरह के फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं तो ऐसी जगह डेंसली पॉपुलेटेड होती है. ठीक है, समझ में आया आपको? 29% हमारा अर्थ सरफेस पर लैंड है. लैंड पार्ट कितना है? 29% है. एंड रेस्ट इज 29% मीन्स 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 71% दैट इज ओशंस यानी वाटर बॉडीज हैं. अब उस 29% जो जगह है उसमें से भी 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% जगह पर रह रही है. क्योंकि वहां पर जहां पर उन्हें फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या बाकी फैक्टर्स उनके फेवर में होते हैं, वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज लैंड यूज. अब लैंड यूज क्या है? लैंड यूज एक्चुअली जो हम अलग अलग पर्पसेस के लिए अपनी
ज़मीन को अपनी लैंड को यूज़ करते हैं, चाहे वो कल्टीवेशन हो, मीन्स फार्मिंग हो, खेती हो, ग्रेजिंग हो, माइनिंग या इंडस्ट्रीज लगाना, घर बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए जब हम ज़मीन को यूज़ करते हैं, लैंड को यूज़ करते हैं, देन सच लैंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड लैंड यूज। यानी इस तरह का जो लैंड यूटिलाइजेशन है दैट इज कॉल्ड लैंड यूज। यानी अलग अलग पर्पजेस के लिए अपनी ज़मीन को यूज़ करना इज कॉल्ड लैंड यूज। अब ये लैंड यूज किस पर डिपेंड करता है? लैंड यूज डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स कैन बी फिजिकल फैक्टर्स, मीन्स हमारे आसपास किस तरह का एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो लैंड यूज यानी हम अपनी जमीन को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। यानी ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लैंड यूज किस तरह का होगा, एंड दीज कैन बी फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर। अब इन फैक्टर्स में कुछ और फैक्टर्स हैं विच वी विल डिस्कस फर्दर। एग्जाम्पल ईजी, दैट इज रिलीफ, किस तरह की बनावट है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ की मिट्टी सॉइल कैसी है, लैंड टेन्योर किस तरह का है, वहाँ का टर्म कितने टाइम के लिए उसे दिया जा रहा है, एंड टेक्निकल नो हाउ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों को लोग वहाँ के कितने स्किलफुल हैं, कितने स्किल्स हैं उनमें, टेक्निक्स के बारे में उन्हें कितनी नॉलेज है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच डिसाइड्स द लैंड यूज। यानी ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किसी भी जगह का लैंड यूज क्या होगा, उसको किस काम के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मीन्स नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज का एग्जाम्पल लें तो वहाँ का लैंड यूज अब क्या है और पहले क्या था। तो अभी वहाँ पर रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो रोड्स और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के बाद नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को पॉसिबल किया गया। मीन्स अगर वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज नहीं बनाए जाते तो वो एसेसिबल ही नहीं था आसपास की जगह पर। तो उसकी एसेसिबिलिटी कब पॉसिबल हुई? जब वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया। उन दोनों का कंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पर सरप्लस व्हीट को ग्रो किया जाता है और फिर आसपास के एरिया में और बाकी जगह पर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लैंड यूज के लिए क्या यहाँ का लैंड यूज कैसे चेंज हुआ? मॉडिफिकेशन के बाद, चेंजेस के बाद उस जगह का लैंड यूज बदल गया। एंड लैंड कैन बी अंडर टू टाइप्स लाइक प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्युनिटी ओनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप क्या है? जिसका मालिक कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो उसकी जमीन को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली उसे यूज करता है। तो और कम्युनिटी ओनरशिप क्या है? कम्युनिटी ओनरशिप में जिसमें कम्युनिटी लैंड को मोस्टली कम्युनिटी के पर्पस को कम्युनिटी को सर्व करने के पर्पस से यूज किया जाता है, जैसे कि फॉडर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, या फिर ग्रेजिंग के पर्पसेस के लिए, कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए इस तरह की जमीन को यूज किया जाता है। अब इस तरह की जो कम्युनिटी लैंड होती है इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप में तो जिसकी जमीन है उसका जो प्राइवेट ओनर है, जो उसका मालिक है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसे यूज करता है। लेकिन ये क्योंकि कम्युनिटी ओनरशिप में ये जो जमीन होती है इसे हर किसी के लिए यूज किया जाता है, तो इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। लेकिन कुछ जगह पर लोगों ने क्या किया है, इलीगली उस पर कब्जा कर लिया है कम्युनिटी लैंड को और उसे मिस यूज भी करने लगे हैं। अब आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस पर जो हमारा लैंड रिसोर्स है वो सिर्फ 29% है। ये लिमिटेड है, ये बढ़ नहीं रहा। ये हमारी कुछ एक्टिविटीज से बल्कि खराब हो रहा है, तो ये बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। डे बाय डे दीज आर इंक्रीजिंग। अब इतनी सी जो हमारे पास लिमिटेड अर्थ है, लिमिटेड जमीन है, जो लिमिटेड जो लैंड है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक प्लान बनाना होगा। यानी लैंड यूज कैसा हो उसके लिए इस थोड़ी सी जमीन को यूज करने के लिए हमें प्लान बनाना होगा। अब जब हम देखिए अपनी घर की किसी भी चीज को करने चलते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम उसके लिए प्लान करते हैं ना, तो हमें अपनी इस 29% लैंड को भी यूज करने से पहले प्लान बनाना चाहिए। और प्लान बनाने से पहले, प्लान जब हम बनाएं तो 2 फैक्टर्स को जरूर माइंड में रखें, 2 फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करें। तो वो 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सो दीज 2 फैक्टर्स आर, अगर हम प्लान बना रहे हैं तो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड, यानी उस लैंड को जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम प्लान बना रहे हैं, उसका क्या नेचर है, किस तरह की है और उसकी क्वालिटी
क्या है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ द कम्युनिटी, यानी लोगों की जो नीड है उसको देखते हुए हमें जमीन को यूज करना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, गलत तरह से लैंड यूज करते हैं, यानी उसका जो लैंड यूज है, जो जमीन का यूज है उसको गलत तरह से करते हैं। जैसे जमीन को फॉरेस्ट को जलाना, फॉरेस्ट को जलाना या खत्म करना, या डिफॉरेस्टेशन करना, जमीनों को आगे एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करना। इस तरह की जब चीजें करते हैं तो इस तरह की हुई चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। किसी भी तरह का अगर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज किया जाए तो वो चेंज करने से पहले सबसे पहले एक डिटेल्ड सर्वे किया जाना चाहिए। डिटेल्ड सर्वे मीन्स ये देखना चाहिए कि वो जो जमीन यूज की जाने वाली है उस जमीन की क्वालिटी क्या है और उसे किस पर्पस के लिए यूज किया जाए। ऐसा ना हो बहुत अच्छी जमीन जो बहुत फर्टाइल है, फर्टिलिटी अच्छी है, और उस जमीन को आप किसी और चीज के लिए यूज कर लें, तो बेटर है अपने प्लान्स को कहीं और आप एग्जीक्यूट करें और उस जगह को कल्टीवेशन के लिए ही छोड़ दें। और अगर हम अच्छे से डिटेल सर्वे करने के बाद अगर हम जमीन को यूज करते हैं तो उससे हमें उस जगह की जमीन को अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइज हम उसे कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ की जो जमीन है ये जितनी है उतनी रहेगी। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और हमारी लैंड जो है इसी से हमें ह्यूमन बींग्स के लिए फूड क्रॉप्स मिलती हैं, खाना भी मिलता है, और इसी के साथ हमें यही लैंड हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है। अब ये रॉ मटेरियल्स और फूड क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि सारी जमीन हमारी कल्टीवेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। जितनी भी तरह की जमीन है उसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। अब कल्टीवेशन जो पॉसिबल है वो जमीन का कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स 4 फैक्टर्स कौन से हैं? सो लैंड कल्टीवेशन के लिए 4 फैक्टर्स हैं। दीज आर द 4 फैक्टर्स विच द कल्टीवेशन डिपेंड्स अपॉन। रिलीफ यानी उसकी बनावट कैसी है। अब माउंटेनियस एरियाज पर कंपैरेटिवली प्लेन्स के अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की फर्टिलिटी होगी तो उसका प्रोड्यूस ज्यादा होगा। फर्टिलिटी जैसे जैसे कम हो जाएगी हमारा प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एग्जैक्टली जमीन बहुत अच्छी है और पानी नहीं है, देन वी कैन नॉट कल्टीवेट दैट लैंड। जमीन को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। एंड नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली भी लैंड को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द हेडिंग कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी 4 फैक्टर्स आर देयर: रिलीफ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नीड्स ऑफ द पीपल। ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंड कल्टीवेशन को डिसाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। तो हमें अपनी लैंड यूज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए प्रॉपर प्लान्स बनाने चाहिए, और यानी हमारी जमीन से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये कैसे हो सकता है? तो ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं। लाइक आपको पता है जैसे हमारे जो लैंड सरफेस है, लैंड एरिया है, जो लैंड पार्ट्स है, वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज मिसमैनेजमेंट, हम अच्छे से उसको देख नहीं रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो जो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होती जा रही है, उन डेजर्ट्स को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इस तरह से हम अपनी जमीन को बचाएं। नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स। कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए जो साइंटिफिक टेक्निक्स हों, जिससे अपनी जमीन को हम बचा सकें। एंड कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, हम अपने सॉइल और फॉरेस्ट को भी कंजर्व करें। जितना भी एरिया इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है वहां पर कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा रहा है, वहां पर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, तो मैक्सिमम हमें प्रोडक्शन मिलेगा। और उस जगह पर जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज दें। साथ के साथ मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ों को लगाएं, और जो एरिया मींस यूजलेस पड़े हुए हैं, जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसे भी हम अपने किसी पर्पस में यूज करें। एटलीस्ट अगर हम जब तक के कुछ कंस्ट्रक्शन वहां अगर करना है फ्यूचर में, तो जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग, उतने दिनों के लिए, उतने टाइम के लिए हम वहां पर कुछ कल्टीवेट करें, कुछ चीजों को ग्रो करें।
एंड चेकिंग ओवरग्रेजिंग जो हमारी लैंड पार्ट्स पर, इस एरिया पर, जमीन पर जो ओवरग्रेजिंग हो रही है हमें उन्हें रोकना होगा. सो दीज आर ऑल द मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. यानी हमें लैंड रिसोर्सेज के लिए ये कुछ मेजर्स करने चाहिए. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, so as we all know that soil is an important natural resources and this is the टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. ये क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि जो हमारे अर्थ सरफेस का सबसे ऊपर का पार्ट है दैट इज क्रस्ट, यहीं पर आपको सॉइल मिलेगी और एक थिन लेयर है, एक बहुत पतली सी लेयर है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड. ये मिट्टी बनती कैसे है. सो सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स की वियरिंग और टियरिंग से बनती है. और ये वियरिंग और टियरिंग कैसे होती है, दैट कैन बी ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स, ह्यूमन मेड फोर्सेज. ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फोर्सेस दोनों की वजह से रॉक्स की वियरिंग और टियरिंग हो सकती है और वियरिंग और टियरिंग के बाद ही सॉइल फॉर्म्ड होती है. अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए हमें आगे कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना होगा कि किस फैक्टर्स के थ्रू हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है. तो सॉइल फॉर्मेशन पेरेंट रॉक मटेरियल, उसके रिलीफ, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारे नेचुरल और वेजिटेशन एक्टिविटी, नेचुरल एंड वेजिटेशन, और उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज के थ्रू होती है. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और टाइम भी इम्पोर्टेंट है इसको डिस्कस करने के लिए. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसको गो थ्रू करेंगे, डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होता है. और ये सारी चीजें, अकेले कोई एक चीज इसको डिसाइड नहीं कर सकती कि सॉइल फॉर्मेशन होगा. तो ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होता है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एक फाइन वेजिटल और एनिमल रिमेन्स होते हैं, ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को जब सॉइल में मिलती है तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ा देती है. तो किसी भी सॉइल की इम्पोर्टेंस, किसी भी सॉइल का इम्पोर्टेंट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी फर्टिलिटी है. सो दिस इज फॉर टुडे एंड टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड बी हैप्पी. बाय बाय.